इस फैमिली को ऐसा शादी का गिफ्ट मिला कि जिसकी वजह से 2 लोगों की जान तक चली गई। उड़ीसा के एक छोटे से शहर पटनागढ़ के अंदर दोपहर का टाइम था। ज्यादातर लोगों ने दोपहर का लंच किया था और कुछ लोग दोपहर की नींद ले रहे थे। तभी एक तेज धमाके की आवाज आती है। सभी लोग घबरा जाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। सभी की जबान पर एक वर्ड था, आखिर क्या हुआ। तभी सभी ने देखा कि पड़ोस के एक घर से धुआं निकल रहा था। सभी लोग उस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि 3 लोग बेहोश पड़े हुए थे, जिन्हें काफी डेंजरस चोटें आई हुई थी। सभी को लगा कि शायद सिलेंडर फटा है। एक बात सभी की जबान पर कॉमन थी कि बहुत बुरा हुआ। अभी तो इनकी नई नई शादी हुई थी। जिनका ये घर था उनका नाम था रविंदर साहू और उनकी पत्नी संजुक्ता साहू, जो फिलहाल घर के अंदर नहीं थे। लेकिन उनकी माँ, पोता सौम्य और बहू रीमा थी, जिनकी अभी 3 दिन पहले ही शादी हुई थी। उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रविंदर की मां तो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। पोता सौम्य और बहू रीमा की भी ज्यादा कंडीशन ठीक नहीं थी। पोते सौम्य की भी अगले दिन मृत्यु हो जाती है, लेकिन रीमा को डॉक्टर बड़ी मशक्कत के बाद बचा लेते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती। दूसरी तरफ पुलिस भी उनके घर पे पहुंचती है और वो कुछ ऐसा देख लेती है कि वो एकदम से बम स्क्वाड को कॉल कर देती है। बम स्क्वाड के लोग जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो सूंघकर बता देते हैं कि ये बारूद की स्मेल है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और आस पड़ोस के सभी लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस को भी ये लगता है कि इसके अंदर कोई गैंग इन्वॉल्व है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता। जब हॉस्पिटल के अंदर रीमा को होश आता है तो वो पुलिस वालों को बताती है। जब वो दोपहर का खाना बना रही थी तो एक डिलीवरी वाला आता है और वो एक पार्सल देता है जिसके ऊपर SK सिन्हा का नाम था, जिसे ना तो मैं जानती थी और ना ही सौम्य। दोनों ने ही सोचा कि किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार ने ये शादी का गिफ्ट भेजा है। सौम्य ने जैसे ही बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक और बॉक्स ग्रीन कलर का निकला। उस बॉक्स के अंदर से एक धागा निकल रहा होता है। जैसे ही सौम्य उस धागे को खींचता है तो एकदम से बॉक्स फट जाता है। अब पुलिस उस कोरियर ऑफिस पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस को वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगता। पुलिस मेहनत तो बहुत कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। और यहाँ पर मीडिया भी इस केस को जोरों शोरों से उछाल रही थी। यहाँ पर एक पुलिस वाला मीडिया को जाकर ये बता देता है कि पार्सल भेजने वाले का नाम RK शर्मा है, जो कि गलत था, क्योंकि पार्सल तो SK सिन्हा के नाम से आया था। अब पुलिस ने ये झूठ क्यों बोला ये आपको आगे पता चलेगी। इस पूरे मामले को 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। 100 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। इसलिए केस CID को ट्रांसफ़र हो जाता है और कुछ टाइम बाद CID वाले भी परेशान हो जाते हैं। उन सब के दिमाग में एक ही बात थी कि आखिर पार्सल क्यों भेजा, किसने भेजा और ये SK सिन्हा आखिर है कौन। फिर पुलिस स्टेशन के अंदर एक लेटर आता है जिसके अंदर लिखा था, ये पार्सल RK शर्मा ने नहीं SK सिन्हा ने भेजा था और इस ब्लास्ट का रीज़न था धोखा। अब पुलिस को ये भी पता चलता है कि शादी से कुछ टाइम पहले सौम्य को एक कॉल आया था जो उसे धमका रहा था, अगर तुमने रीमा से शादी की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस फिर उस कॉल करने वाले को ढूंढकर पकड़ लेती है और वो कबूल भी कर लेता है। वो बोलता है कि मैं रीमा से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन पार्सल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस फिर से वहीं आकर खड़ी हो जाती है जहां से उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि पुलिस को कोई भी सबूत मिल ही नहीं रहा था जिससे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं। अब पुलिस लेटर को बार बार पढ़ती है और एक बात नोटिस करती है, इस बंदे को कैसे पता कि पार्सल किस नाम से आया था, जबकि मीडिया में तो गलत नाम बताया था। SK सिन्हा तो बस पुलिस वालों को ही पता था, क्योंकि पुलिस वालों ने अब तक वो लेटर रविंदर और संजुक्ता को नहीं दिखाया था। अब जैसे ही पुलिस वो लेटर संजुक्ता को दिखाती है तो संजुक्ता के फेस के होश उड़ जाते हैं। संजुक्ता लेटर में लिखी हुई एक लाइन पुलिस को दिखाती है, अंडर ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट। ये ऐसे वर्ड थे जो अक्सर कोई यूज करता था और जिसे संजुक्ता बहुत ही अच्छे से जानती थी। संजुक्ता जैसे ही उस आदमी के बारे में बताती है तो पुलिस उस आदमी को उठा के ले आती है। उस आदमी का नाम था पुंजीलाल मेहरा और वो उसी कॉलेज का टीचर था जिसकी संजुक्ता प्रिंसिपल थी। अब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है और उनको 9 सबूत मिलते हैं, जैसे उस घटना वाले दिन हुए थे। पहले तो पुंजीलाल कहानियां बनाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस उस पर लाठियां बरसाती है तो वो सब कबूल कर लेता है। वो बताता है कि संजुक्ता के आने से पहले वो कॉलेज का प्रिंसिपल था और उसकी लाइफ मस्त कट रही थी। फिर कॉलेज के अंदर संजुक्ता आई जो उससे 13 साल सीनियर थी। इसी वजह से सभी लोग संजुक्ता को प्रिंसिपल बनाने की मांग करने लगे। कुछ टाइम बाद ऊपर से भी संजुक्ता को प्रिंसिपल बनाने के लिए ऑर्डर आ गए। अब पुंजीलाल इस बात को सहन नहीं कर सका, उसकी संजुक्ता के लिए नफरत बढ़ती चली गई। उसकी नफरत तब और ज़्यादा बढ़ गई जब बाकी बच्चे टीचर उसकी मजाक बनाने लगे। अब पुंजीलाल ने डिसाइड कर लिया कि संजुक्ता की वो पूरी फैमिली को ही ऊपर पहुंचा देगा। इसलिए ही पुंजीलाल ने बहुत सारी क्राइम मूवी देखी और कुछ बुक्स पढ़ी और बम बनाने का आइडिया उसे गूगल से आ गया। उसे अपने आइडिया को अंजाम देने के लिए परफेक्ट टाइम भी मिल गया, दिवाली का। उस टाइम कोई भी कितने भी पटाखे फोड़े किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई ऐसी आवाज़ों को अक्सर इग्नोर कर देता है। पुंजीलाल ने बहुत सारे पटाखे खरीदे और अपने पुश्तैनी घर के अंदर चला गया। पहले उसने छोटा बम बनाकर टेस्ट किया, उसके बाद फिर उसने बड़ा बम बनाया। सौम्य और रीमा की शादी से 2 दिन पहले वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां से बिना टिकट लिए रायपुर के लिए निकल जाता है।
अगर वो टिकट लेता तो काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसका फेस आ जाता। पुंजीलाल रायपुर पहुंचकर वहां पर एक कोरियर कंपनी के बाहर जाता है, जहां पर एक रिक्शे वाले को कुछ पैसे देकर कोरियर कंपनी के अंदर भेजता है। लेकिन वहां पर बैठी हुई एक एम्प्लॉय रिक्शे वाले से पूछ लेती है। ये क्वेश्चन तो पुंजीलाल के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस था। जिसके बाद वो दूसरी कोरियर कंपनी के अंदर जाता है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था और पुंजीलाल फिर भी अपने फेस को मास्क से ढक लेता है। पुलिस वालों को अब एक और सबूत मिल जाता है जो एक डिलीटेड फाइल का था, जो उसी लेटर की एक पेन ड्राइव के अंदर थी। पुलिस वालों ने अब पुंजीलाल को दोबारा से वही बम बनाने के लिए बोला। सेम वही बम पुंजीलाल ने फिर से बना भी दिया और पुलिस इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। उसके बाद पुंजीलाल जेल में। अब कहीं तुम भी किसी के नफरत के चक्कर में ऐसा मत करना, वरना पुंजीलाल की तरह तुम्हें भी जेल ही मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना।